आज हम देखते हैं कि हम किस तरह से जो है ना ओरिजिन पर ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले आपने पहले कॉलम में लिखना है टाइम। तो टाइम जो है ना वो आप लिखने के बाद इसमें नेक्स्ट सेकंड कॉलम पे जाएगी 80 वो एब्जॉर्बेंस होगी जो हमने जो है ना वो नोट की होती है। थर्ड पे जो है वो आपके पास आ जाएगा A0, ये वो एब्जॉर्बेंस होगी जो ज़ीरो टाइम पे आएगी, यानी कि फ़र्स्ट एब्जॉर्बेंस जो है वो है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पर AT/A0, यानी कि AT को अपने डिवाइड कर देना है A0 से। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो नेचुरल लॉग AT/A0 यहाँ पर लिखा जाएगा। यानी कि टोटल 5 कॉलम जो है वो हमने यहाँ पर बनाने हैं कैटालिटिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम जाते हैं अपने टाइम की तरफ। टाइम पर आपने 0 लिखना है, 1 लिखना है। अगर तो आपने एक एक मिनट के डिफरेंस से लिखा है तो 0 1 2 3 लिखेंगे। अगर हाफ मिनट के बाद लिखा है तो 0 0.5 0.51। तो यहाँ पर अब मैनुअल लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब 0.5 लिखें। इसको यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ 0 की तरफ लेके जाएंगे, दोनों बॉक्स सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये सारी वैल्यू जो है ना वो ऑटोमेटिकली लिखी जाएगी। इसको इतना लिख लेना है कि आपके पास जितना टाइम जो है ना वो रिक्वायर है वो उतनी वैल्यू तक नोट कर लेंगे। 80 एब्जॉर्बेंस वो एब्जॉर्बेंस होगी जो आपने नोट की है। तो मैं यहाँ से कॉपी करके उधर पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है ना ये इसका कॉलम बनाया हुआ है। तो यहाँ से कॉपी करके मैं दूसरी शीट पर पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद A0 वो एब्जॉर्बेंस होगी जो ज़ीरो टाइम पे ही है। तो ज़ीरो टाइम पे एब्जॉर्बेंस जो है वो 0.33 है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख के इसको जो है ना वो सेम एज़ इट इज़ स्क्रॉल कर लूँगा। ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये पता चलते है कि ये ज़ीरो टाइम पे एब्जॉर्बेंस जो है ना वो वाली ये आएगी। तो A0 में ये वैल्यू लिखने के बाद इसको ऐसे स्क्रॉल कर लेंगे तो सारी वैल्यू खुद ब खुद ही पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद 80 को डिवाइड करना है A0 से, 80 को डिवाइड करना है A0 से। उसके लिए आपने B कॉलम को C पर डिवाइड करना है। तो B कॉलम है और उसकी वैल्यू है सेकंड नंबर पर। इसी तरह से C कॉलम है और उसकी वैल्यू है सेकंड नंबर पर। तो देखिएगा मैं यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले इक्वल, फिर B कॉलम है वो नंबर है उसका 2, फिर यहाँ पर स्लैश डालेंगे और फिर आप लिखेंगे C और उसकी वैल्यू है सेकंड बॉक्स में, तो यहाँ पर आ जाएगा C2। इसको आप इंटर कर देंगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो डिवाइड होकर खुद ही आ जाएगी। उसके बाद आपने इसका नेचुरल लॉग लेना है। अब नेचुरल लॉग जो है वो लेने के लिए इसको स्क्रॉल कर लेंगे, खुद ब खुद ही सारी वैल्यू जो है ना आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना आप करेंगे नेचुरल लॉग 80/A0। 80/A0 के लिए आप ln लिख के वैल्यू जो डिवाइड करनी है वो D कॉलम में है, D में है और वो आ रही है सेकंड नंबर पर। उसके बाद जो है वो आपने वैल्यू लिखनी है D और वो आ रही है 2 में, D2 लिख के इसको आप इंटर कर देंगे। तो इंटर करेंगे तो ये ज़ीरो आ गया। आपने इसको ऐसे ही पकड़ के नीचे खींच लेंगे तो ये वैल्यू जो है वो सारी खुद ब खुद ही फार्मूला लग के उनके आंसर आ जाएंगे। फिर किसी भी खाली बॉक्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने जाना है इंसर्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर चार्ट में जो है 5वें नंबर वाला आपने सेलेक्ट करके यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट डेटा पर जाएंगे। सिलेक्ट डेटा के बाद ऐड, यहाँ पर आपने कोई भी जो है वो डाई का नाम लिख लेना है या कैटलिस्ट का। तो मैं यहाँ पर मिथाइरेड यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मिथाइरेड। उसके बाद सेकंड में जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम आएगा। तो टाइम जो है वो मैं यहाँ पर सभी को सिलेक्ट करके टाइम जो है वो आ जाएगा 17 मिनट तक। उसके बाद नीचे ये वैल्यू कट करके लास्ट वाला जो कॉलम है ना वो वाली वैल्यू यहाँ से कॉपी कर लूँगा या सिलेक्ट करके इसको मैं ओके करता हूँ। तो ये जो है वो हमारे पास इसका लाइन ग्राफ आ जाएगा। ओके कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ट्रेंड लाइन आ जाएगी। ट्रेंड लाइन के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद राइट बॉक्स ओपन होगा। बुक के लास्ट पर जाएंगे तो इनको लास्ट उसने लिखा हुआ है डिस्प्ले इक्वेशन और आर स्क्वायर वैल्यू, इनको अपने टिक कर देना है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू और वाई जो है वो लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर ये वाली जो है आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लीनियर इक्वेशन है ना वो इम्पोर्टेंट है। इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ ताकि आपको जो है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आए।
अब यहाँ पर जो है ना ये लीनियर इक्वेशन है, हमें यहाँ से आर स्क्वायर वैल्यू जो है वो जितनी 1 के करीब होगी वो उतनी ज़्यादा अच्छा मॉडल जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर कोशिश करना आर की वैल्यू जितनी 1 के करीब होगी वो उतना ही अच्छा जो है वो ग्राफ होगा, उतनी अच्छी वैल्यू होगी। जबकि जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन से सिर्फ हमने ये इतनी वैल्यू जो मैं रेड कलर में चेंज कर रहा हूँ ना, सिर्फ इतनी वैल्यू हमें चाहिए और यही वैल्यू जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे पास के अपेरेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर जो है 0.0311 ये हमारी जो है वो रिक्वायर वैल्यू होगी। इसको आपने जो है वो नोट कर लेना है किस डाई के लिए है और कौन से कैटलिस्ट को जो है वो यूज़ करते हुए आपने ये फाइंड आउट की है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट आप जो है इसको 0.0311 यहाँ पर ना अपने नेगेटिव को सिलेक्ट करना है, ना ही इसके साथ जो वेरिएबल आ रहा है उसको देखना है। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम जाते हैं उस पर, ये लीनियर इक्वेशन है और ये आर स्क्वायर वैल्यू है। नेक्स्ट जो है वो हम उसमें देखते हैं और मैंने पावर पॉइंट पे इसका फार्मूला लिखा हुआ है। इसमें ये वाली जो लीनियर इक्वेशन है और आर स्क्वायर की वैल्यू है ना, इस पूरे एक्सेल शीट में हमें फ़िलहाल यही चाहिए। और फिर हम इसी लीनियर इक्वेशन की मदद से अपेरेंट रेट कांस्टेंट यानी कि के एप की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। और वो वाली वैल्यू जो है ना वो हमारे पास है कुछ इस तरह से। देखिएगा मैंने यहीं से वहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट किया लीनियर इक्वेशन। इसमें जो मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ ये जो है वो के ऐप को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो के ऐप है इसको मैंने बॉक्स में लिख दिया 0.0345 पर मिनट के हिसाब से। ठीक, तो ये हमारे पास आ गए लीनियर इक्वेशन, और इसमें से हमने क्या किया है, अपेरेंट रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट कर ली। ये किस डाई के लिए है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मिथाइल के लिए है, और मैंने जो है ना ये वैल्यू ये कैटालिटिकल एक्टिविटी चेक की है नैनो पार्टिकल की। तो आप यहाँ पर के ऐप लिख के उसके साथ लिख लें कि ये नैनो पार्टिकल के लिए है और डाई कौन सी है, मिथाइल। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ मिथाइल और यहाँ पर जो है ये नैनो पार्टिकल की और ये के ऐप होगा। इसी तरह से आपने हर डाई की हर कैटलिस्ट के साथ या हर सैंपल के साथ जो है वो नोट कर लेनी है, फिर उनका ही आपस में कंपैरिजन ग्राफ जो है वो बनेगा। ठीक, तो इस तरह से जो है ना ये मैंने लिख दिया मिथाइल नैनो पार्टिकल को यूज़ किया और उसमें के एफ की वैल्यू आ रही है 0.0345। ठीक, उसके बाद अगेन जो है वो हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट जो है ना अब हम लोग करते हैं उसकी फाइंड करते हैं हाफ़ लाइफ को। हाफ़ लाइफ फाइंड करने के लिए जो है वो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, 0.693 को हम डिवाइड करते हैं ए यानी कि ऑर्डर से। तो यहाँ पर हमारे पास जो हाफ़ लाइफ है ना, हाफ़ लाइफ इक्वल होगी, उसका फार्मूला कुछ इस तरह से लिखते हैं 0.693 और उसको अपने डिवाइड कर देना है के ऐप की वैल्यू से, यानी कि हाफ़ लाइफ जो है वो 0.63 ओवर के ऐप। के ऐप जो है वो आपने उस डाई का कैटलिस्ट के साथ स्पेसिफिकली तौर पर ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया होगा। आपने फिर 0.693 को उसी के ऐप की वैल्यू से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास उसी तरह से सेकंड पैरामीटर भी कैलकुलेट हो जाएगा जो कि हाफ़ लाइफ होगी। और हाफ़ लाइफ जो है अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर आता है 20 मिनट। तो ये वाली जो हाफ़ लाइफ की वैल्यू है ये असल में हमारे पास जो कैटलिस्ट हमने उस डाई के अंदर ऐड किया है ना उसकी हाफ़ लाइफ को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर, यानी कि हमारे पास जो कैटलिस्ट है उसकी हाफ़ लाइफ 20 मिनट होगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगर हम देखें तो हाफ़ लाइफ भी फाइंड आउट कर चुके हैं, के ऐप भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो थर्ड पैरामीटर आ जाता है रिडक्शन टाइम। रिडक्शन टाइम वो टाइम होता है जितनी देर तक हमने जो है वो एब्जॉर्बेंस नोट की है। तो ये कॉलम से भी आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जो है वो कितना है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 17 मिनट तक जो है ना एब्जॉर्बेंस हमने इसकी नोट की है, तो ये रिडक्शन टाइम इसका आ गया। ठीक,
हाफ़ लाइफ भी हो गई, रिडक्शन टाइम भी हो गया और अपेरेंट रेट भी कांस्टेंट हो गया। आपने इस तरह से हर एक को जो है ना वो वन बाय वन नोट करते जाना है, क्योंकि फिर हमने इनका कंपैरिजन ग्राफ भी बनाना है कि किस डाई के जो है वो रिडक्शन टाइम ज़्यादा है और किसका जो है वो कम आ रहा है। ठीक, फिर इसी तरह से जो है वो नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं रिड्यूस कंसंट्रेशन। और रिड्यूस कंसंट्रेशन के लिए आपने यहाँ पर दो कॉलम जो है वो ऐड करने हैं, एक तो कंसंट्रेशन का आ जाएगा और दूसरा जो है एब्जॉर्बेंस का। यहाँ से कहीं पर भी आप जो है वो ये लिख सकते हैं। एक साइड पे एब्जॉर्बेंस लिख दी है और मैंने एक साइड पे जो है वो कंसंट्रेशन लिख दी है। अब कंसंट्रेशन जो है ना इसको हम इसलिए कर रहे हैं, हम फाइंड करना चाह रहे हैं रिड्यूस कंसंट्रेशन और परसेंटेज रिडक्शन। रिड्यूस कंसंट्रेशन और परसेंटेज रिडक्शन के लिए जो है ना मेरे पास नेक्स्ट 4 पैरामीटर आ गया परसेंटेज रिडक्शन। इसके लिए फार्मूला है C1V1 इज़ इक्वल टू C2V2। अब C1 क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ डाई। V1 है वॉल्यूम ऑफ द डाई टेकन इन अ क्यूबिट, कितना हमने जो है वो डाई को क्यूबिट में लिया है। और C2 है कंसंट्रेशन जो डाई की कितनी रिड्यूस हुई है। और V2 है टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिट। ये कांस्टेंट ही होता है, हर क्यूबिट का वॉल्यूम जो है वो 4 ml ही होता है, तो इसलिए ये कांस्टेंट ही रहेगा। अब यहाँ पर जो C1 है, C1 जो कंसंट्रेशन ऑफ डाई है जो हम यूज़ करते हैं, तो वो स्टोक्स सॉल्यूशन की होती है 0.1। तो यहाँ पर जो है ना आपके पास आ गई यहाँ पर इसकी आप वैल्यू पुट करेंगे। C1 जो है वो 0.1 मोलर। उसके बाद V1 जो है वो कितना वॉल्यूम हमने क्यूबिट में लिया है, वो है 3.5 ml ऑफ डाई। उसके बाद C2 जो है वो हमने फाइंड करना है कि कितनी जो है वो कंसंट्रेशन रिड्यूस हुई है। और V2 है टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिट। इसको जो है वो आप दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करते हैं तो आपके पास इसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 0.0875 मिली मोल। ये आलमोस्ट हर डाई के साथ जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, आपको इसको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक दफ़ा कैलकुलेट कर लें, आपके माइंड में आ जाएगा। C2 को जो है वो हम C0 भी कहते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि C0 जो है वो हम नेक्स्ट फार्मूले में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर C2 को जो है वो मैं C0 कह रहा हूँ। और ये वैल्यू जो है वो अपनी नोट कर याद रखनी है। ये कितनी आ रही? 0.075। तो ये फर्स्ट कंसंट्रेशन जो है इसको आपने एब्जॉर्बेंस और दूसरी कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसको मैं C2 या C0 कह रहा हूँ। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर अपनी आपको याददाश्त आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि C2 या C0 जो है वो हमारे पास थी 0.0875। और इसकी एब्जॉर्बेंस जो है यहाँ पर जो पहली एब्जॉर्बेंस और दूसरी एब्जॉर्बेंस लिखनी है ना, फर्स्ट एब्जॉर्बेंस वो एब्जॉर्बेंस होगी जो कि आपके पास फ़र्स्ट टाइम आ रही है, जो कि हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 टाइम पे जो एब्जॉर्बेंस आ रही है ना, वो एब्जॉर्बेंस आ रही है 0.33। ये देखिएगा जिसको मैंने रेड कलर में चेंज किया है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.033। तो 0.033 लिख दिया। उसके बाद इसके नीचे सेकेंड एब्जॉर्बेंस वो एब्जॉर्बेंस होगी जो फाइनल एब्जॉर्बेंस यानी कि लास्ट एब्जॉर्बेंस जो है वो कितनी आ रही है। तो यहाँ पर है 0.176 लिख दिया। फिर इसके यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि ये वाली जो एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस एट ज़ीरो टाइम। और जो नेक्स्ट मैंने सेकंड एब्जॉर्बेंस नोट की है वो मेरे पास एब्जॉर्बेंस होगी, उसको मैं नाम दे देता हूँ एब्जॉर्बेंस एट फाइनल टाइम कह ले, या फाइनल एब्जॉर्बेंस या टोटल एब्जॉर्बेंस। आप इसको जो है ना वो नोट कर सकते हैं कि ये लास्ट एब्जॉर्बेंस जो है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर दोनों में आपने 0 लिख देना है। जबकि ये वाला बॉक्स है ना ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हमें पता चलना है कि हमारे पास जो डाई है वो कितनी रिड्यूस हुई है, यानी कि रिड्यूस कंसंट्रेशन भी हमें यहीं से पता चलेगी और परसेंटेज रिडक्शन, यानी कि दोनों पैरामीटर जो है वो हम इधर से कैलकुलेट करेंगे। तो ये है हमारे पास CT, यानी कि कितनी कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस हुई है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप कहीं पर भी खाली बॉक्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप खाली बॉक्स में क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर ग्राफ जो है वो
इसको सिलेक्ट करके ये असल में ना इसमें दो तीन तरह से ग्राफ बन सकते हैं, तो मैंने पांचवा ग्राफ सिलेक्ट किया है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज रिडक्शन, और फिर मैं डाई यूज़ की है मिथाइरेट। सेम एज़ इट इज़ आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पहले जो है ना मैंने ये क्वेश्चन मार्क लगाए, इसको मैं चेंज करता हूँ। पहले यहाँ पर जो है ना मैं इसकी कोई ना कोई वैल्यू जो है ना वो लिखता हूँ, फिर जो है ना इसका ग्राफ ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पर खुद से लिख देता हूँ, कोई भी वैल्यू आपने लिख देनी है 0.1, ये सपोज वैल्यू होगी। इसी से हमें पता चलना है कि कितने परसेंट जो है वो डाई रिड्यूस हुई है और उसकी परसेंटेज क्या होगी। तो मैंने पहला कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। तो पहले में तो हम आपने लिखना है परसेंटेज रिडक्शन, और यहाँ पर यूज़ हो रही है मिथाइरेट। उसके बाद एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है ना वो फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट होगा, तो ये मैं फ़र्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ जाएगी एब्जॉर्बेंस, और इसको आप ओके कर देंगे तो कुछ इस तरह से जो है ना वो हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। जबकि इसमें आपने लगानी है यहाँ पर ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन लगाने के बाद अगेन वैसे ही आप जो है वो ट्रेंड लाइन पर डबल क्लिक करके डिस्प्ले इक्वेशन करेंगे और आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू और दूसरी जो है वो लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू जो है ना वो मैटर करती है, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू ही आपने जो है ना वो 1 करनी है। वो 1 कैसे करेंगे, आपने ये वाले जो कंसंट्रेशन जो हमने खुद से ऐड किया है सपोज करके, इसको ही आपने जो है ना वो वेरिएट करना है ताकि आर स्क्वायर की वैल्यू जो है ना वो 1 हो जाए। और फिर हमें इसी वैल्यू से पता चलेगा कि हमारे पास जो डाई की कंसंट्रेशन है ना वो कितनी रिड्यूस हुई है। और ये वाली वैल्यू अगर 1 हो गई तो इट मीन्स कि आपके पास वही फाइनल कंसंट्रेशन होगी। आपको पता चल जाएगा जो कंसंट्रेशन है ना वो इतनी रिड्यूस हुई है। तो इसको जो है ना वो मैं चेंज करता जाऊंगा, उतनी देर तक चेंज करता जाऊंगा ताकि मेरे पास ये जो आर स्क्वायर जिसको मैंने रेड कलर में लिखा है, इसकी वैल्यू जो है ना वो 1 ना हो जाए। यहाँ से जो है ना आप 1 मिनट की वैल्यू को जो है ना वैल्यू कह रहा हूँ 1 मिनट की वीडियो जो है ना वो स्किप करके आगे जाएंगे। तो आगे ऑलमोस्ट यहाँ से जो है ना इसकी वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू जो है ना वो चेंज नहीं हो रही। तो ये यहाँ पर जो है ना इसमें एरर आना शुरू हो गया था, जिसकी इसलिए जो है ना ये इसका ग्राफ जो है ना सही नहीं हो रहा। अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन भी जो है ना वो चेंज करता हूँ, तो इसलिए जो है ना इसका अगेन मैं ग्राफ यहाँ से इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। फिर उसको जो है ना वो हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें फिर तो ये एरर आना शुरू नहीं होता कि आता है कि नहीं आता। तो मैं अगेन यहाँ से सेम एज़ इट इज़ जैसे हमने पहले इसमें वैल्यू इंसर्ट की है वही वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, और इंसर्ट करने के बाद जो है वो हम देखते हैं कि अब जिसमें जो है ना ये वैल्यू क्या आ रही है। हाँ, ये वाली वैल्यू जो है ना अब इसमें सही आ रही है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये जो डॉट आ रहे हैं ना, हमने इन्हीं 2 डॉट को जो है ना एक स्ट्रेट लाइन पर लेके आना है। ये वाली जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लेके आना है। और आर स्क्वायर की वैल्यू भी जो है ना यहाँ पर 1 हो जाएगी जब ये दोनों डॉट जो है ना एक ही इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाएंगे। देखिएगा मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, और बोल्ड करके जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से। अब देखिएगा मैं यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू जो है ना वो वेरिएट करूँगा, वेरिएट खुद ही होगी, जबकि सिर्फ मैं इसी कंसंट्रेशन को जो है ना वो मैं चेंज कर रहा हूँ। 0.1 थी तो इसको मैंने 0.01 कर दिया है। तो 0.01 करने के बाद ये देखिएगा ये जो डॉट है ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अब अगेन मैं इसको और चेंज करता हूँ तो ये 0.02। अब देखें डॉट जो है वो अपनी पोजीशन तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन आर स्क्वायर की वैल्यू जो है ना इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसको भी चेंज होना चाहिए। तो ये इसमें जो है वो एरर आ रहा है। तो इसमें एरर को जो है ना वो मैं रिमूव करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। लास्ट पे जो है ना वो बिल्कुल सही वैल्यू आती है इसकी वीडियो के लास्ट पे। तो इसमें जो है ना, तो अब देखिएगा अब अगेन मैंने क्या किया है, वैल्यू को चेंज किया, डॉट और उसके करीब चले गए। अब डॉट जो है ना अपने देख लेना कि लाइन के ऊपर कितनी पर जाके टच कर सकते हैं।
तो देखिएगा अब मैं 0.45 कर दिया तो और उसके करीब हो गया। अगर मैं 0.07 करता हूँ तो ये अप्रोक्सीमेटली टोटल लाइन जो डॉट जो है ना वो टोटल लाइन के ऊपर चला गया। अब मैं इसको कट करके अगेन ट्रेंड लाइन को जो है ना वो इंसर्ट करता हूँ, तो मे बी आर स्क्वेयर की वैल्यू जो है ना वो 1 हो जाए, क्योंकि जो डॉट है ना वो टोटली लाइन के ऊपर चला गया। तो ये देखिएगा मैं इसको ख़त्म करके अगेन जो है वो ट्रेंड लाइन पर डबल क्लिक करता हूँ, और डबल क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पर इक्वेशन डिस्प्ले होगी। तो ये देखिएगा आर स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस तरह से जो हमारे पास आर स्क्वेयर है जो है वो 1 आ गया। तो ये वाली कंसंट्रेशन जो है ना, अब आपने नोट देखिए मैंने इसको 0.04 किया, डॉट फिर पोजीशन चेंज कर दिया और आर स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो 1 नहीं रही, वो 0.99 पर चले गए। 4.5 करता हूँ तो फिर भी जो है वो भी 1 नहीं हुई। 4.7 करता हूँ तो ये जो है वो 1 हो जाती है। तो ये पहले एरर आ रहा था, लेकिन अब जो है वो एरर रिमूव हो चुके हैं। तो आपने ये वाली कंसंट्रेशन जो है वो नोट कर लेनी है, जिसको हम नाम देंगे सी, और यही वैल्यू जो है ना वो रिड्यूस कंसंट्रेशन की होगी। नेक्स्ट जो है वो हमने इस फार्मूले में पुट करनी है, जो कि यहाँ पर अभी मैं शो करता हूँ। तो ये जो है वैल्यू है सी, इसको आप नेक्स्ट जो है वो इस फार्मूले में पुट करेंगे, सी नॉट माइनस सी ओवर सी नॉट, और मल्टीप्लाई करेंगे आप उसको 100 के साथ। तो यहाँ पर जो सी नॉट है इसकी वैल्यू ऊपर 85 है, तो यहाँ पर सी आपने फाइंड आउट किया है इधर से, और इसी को मैं नाम दे रहा हूँ रिड्यूस कंसंट्रेशन। बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हम यहाँ से दो पैरामीटर फाइंड कर रहे हैं, एक परसेंटेज रिडक्शन और एक रिड्यूस कंसंट्रेशन। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ये 8 हो गया है, और बटे के नीचे भी जो है वो 0.075 नहीं 0.0875 होगा। इतना करने के बाद आपने जो है सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, और उसको पुट करने के बाद जो है ना आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके आपके पास उसकी परसेंटेज आ जाएगी कि वो वाली डाई जो है वो कितने परसेंट रिड्यूस हुई है। तो ये मैंने जो 50 लिखा हुआ है ये मैंने सपोज़ लिखा हुआ है। अगर इसका आंसर 50 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको रॉन्ग कर रहा हूँ, ये मैंने खुद से वैसे ही लिखा हुआ है। तो आप कैलकुलेट करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने अपेरेंट रेट कांस्टेंट फाइंड कर लिया, परसेंटेज रिडक्शन फाइंड कर ली, रिड्यूस कंसंट्रेशन फाइंड कर ली, उसके बाद परसेंटेज रिडक्शन फाइंड कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो लास्ट सेक्शन में मैं इसको रिड्यूस कंसंट्रेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, जिससे जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि रिड्यूस कंसंट्रेशन जो है वो किस तरह से जो है ना आप लोग फाइंड करेंगे। फिर इनके कंपैरिजन ग्राफ ओरिजिन पे किस तरह से बनाएंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिफ़ाइन कर चुका हूँ। और बच्चे लास्ट में जो पैरामीटर आता है ना वो आता है रिड्यूस कंसंट्रेशन। रिड्यूस कंसंट्रेशन भी जो है ना वो हमें यहाँ से मिलेगी। वो रिड्यूस कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है ना वो 0.047 होगी। यानी कि क्या हुआ, हमने इस ग्राफ की मदद से एक तो परसेंटेज रिडक्शन फाइंड की, और दूसरे नंबर पे नेक्स्ट पैरामीटर जो फाइंड किया रिड्यूस कंसंट्रेशन, यानी कि कितनी जो है ना वो कंसंट्रेशन रिड्यूस हुई है। तो यहाँ पर जो वैल्यू फाइनलाइज होके ताकि आर स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाए, वो वैल्यू जो है वो आपके पास रिड्यूस कंसंट्रेशन की होगी। यानी कि आपके पास आ गया 0.047, जो कि हमने सी की जगह पर यहाँ पर पुट किया है। तो वो आपने 5वें नंबर पर नोट कर लेना है कि ये रिड्यूस कंसंट्रेशन होगी उस डाई की जिस कैटलिस्ट के साथ जो है वो आपने फाइंड किया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पहले तो के पेरेंट फाइंड कर लिए, लीनियर इक्वेशन से हाफ लाइफ फाइंड कर ली, 0.693 को के एफ से डिवाइड करके, रिडक्शन टाइम फाइंड कर लिया कि उस रिडक्शन टाइम था कितनी देर तक जो है वो हमने एब्जॉर्बेंस नोट की है, यानी कि कितनी देर तक जो है वो रिएक्शन होता रहा है। और चौथे नंबर पर परसेंटेज रिडक्शन के लिए हमने पहले C1V1 इज इक्वल टू C2V2 का फार्मूला लगाया। इससे जो है वो हमें C2 या C0 की वैल्यू फाइंड हो गई। फिर हम उसको जो है वो एक्सेल शीट पे ले गए, वहाँ पर उसका एक छोटा सा अगेन कॉलम बनाया, जिसमें पहले हमने एब्जॉर्बेंस लिख दी जो हमने कैलकुलेट की है C1V1 इक्वल टू C2V2 के फार्मूले से। उसके बाद पहले उसी के सामने जो है वो एब्जॉर्बेंस लिख ली ज़ीरो टाइम पे, और लास्ट एब्जॉर्बेंस लिख ली, और यहाँ पर दोनों को ज़ीरो ज़ीरो कर दिया, और ये वाली वैल्यू जो है वो हमने खुद से सपोज लिख दी
फिर उसका ग्राफ बनाया, इस वैल्यू को वेरिएट करते गए और फिर उतनी देर तक जो है वो हमने इसको वेरिएट किया ताकि आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाए, 1। और फिर ये जो आर स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, हमने इस कंसंट्रेशन को नोट कर लिया, ये आ गई रिड्यूस कंसंट्रेशन। और जब इसी वैल्यू को हमने इस फार्मूले में पुट किया, सी नॉट माइनस सी टी ओवर सी ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई 100, तो साथ ही परसेंटेज भी हमें पता चल गई। तो इस तरह से जो है वो आप 5 पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे। अब इनके जो ग्राफ है आप ओरिजिन पे किस तरह से बनाएंगे, पहले तो मैं वो लाइन ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा, जो कि मैंने शुरू में कहा था कि आप इनका जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ ओरिजिन पे किस तरह से बनाएंगे, वो ग्राफ बनाएंगे। फिर उसके बाद इनका अगर लेट्स सपोज आपके पास 2 लाइन ग्राफ है, 3 लाइन ग्राफ है, उनको आप एक साथ करना चाहते हैं, उसको भी एक साथ ड्रा करके दिखाऊंगा। और फिर इन्हीं वैल्यूज़ का जो कि आप यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको आप किस तरह से आपस में कंपेयर करके उनके बार चार्ट वाले ग्राफ बनाएंगे, वो भी जो है ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। तो अल्लाह हाफिज़।